Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our fifth lecture on the topic of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. लास्ट टाइम हमने नोमोग्राम्स एंड टर्बुलेशंस पे जो डोजेज रेजिमेन कैलकुलेशंस के लिए डिज़ाइनिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल है नोमोग्राम उस पर हमने ये टॉपिक ख़त्म किया था. तो नाउ इन द फिफ्थ लेक्चर वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द सेम टॉपिक नोमोग्राम्स एंड टैबुलेशंस इन डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन. ये क्या चीज़ होते हैं नोमोग्राम? ये है दरअसल ईज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोजेज रेजिमेन. Many clinicians rely on nomograms to calculate the proper dosage regimen for their patients. अच्छा, ये क्या होते हैं? The use of nomogram may give a quick dosage regimen adjustment for patients with characteristic requiring adjustment such as age, body weight एंड फिजियोलॉजिक स्टेट या और कोई भी चीज़ हो सकती है. यानी ये कि जो है ना उसमें वो एक छोटा सा आपके पास एक पेपर पे होगा, एक कार्डबोर्ड पर होगा, आप उसको घुमा के देखेंगे, उसमें एडजस्ट करेंगे कि पेशेंट की एज इतनी है, वेट इतना है या किडनी फंक्शन ऐसा है तो इसकी डोज क्या होगी, तो आपको वो उसी में डोज एक्यूरेट बता देगा. तो वो नोमोग्राम कहलाते हैं. In general, the nomogram of the drug is based on the population pharmacokinetic data collected and analyzed using a specific pharmacokinetic model. ये जो नोमोग्राम डेवलप किए जाते हैं ये उन्हीं क्लिनिकल स्टडीज़ में जो पॉपुलेशन यूज़ की गई है जिसमें फार्माकोकाइनेटिक डेटा पेशेंट का इस्टेब्लिश किया गया है उनकी बेस पर ये डेटा कलेक्ट किया जाता है और उससे जो है ये जो नोमोग्राम है वो डेवलप किए जाते हैं. डेफिनेटली वो कोई ना कोई फार्माकोकाइनेटिक मॉडल होता है. आपकी नॉलेज में होगा कि फार्माकोकाइनेटिक के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिसमें कैटेनरी मॉडल, मैमिलरी मॉडल, फिजियोलॉजिक मॉडल, ये 3 मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हैं. इसके अलावा इन ऑर्डर टू कीप द डोजेज रेजिमेन कैलकुलेशन सिंपल एंड इसके अलावा सिंपल रखने के अलावा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आर ऑफन सॉल्व्ड एंड रिजल्ट्स डिस्प्लेड diagrammatically on a special scaled axis or as a table to produce a simple dose recommendation based on patient information. कि ये क्या है कि कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को ताकि आपको यूज़ ना करना पड़े बल्कि ऑलरेडी उस डिस्प्ले में मौजूद होते हैं डायग्रामेटिकली कि आप स्पेशल स्केल पर पेशेंट का डेटा उसमें जो है वो कंपेयर करें और सही डोज की रिकमेंडेशन उस पर्टिकुलर पेशेंट में उसकी कंडीशन के हिसाब से निकाल लें, उसकी एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसकी किडनी फंक्शन यानी रीनल फंक्शन के हिसाब से आप निकाल सकते हैं. सम नोमोग्राम्स मेक यूज ऑफ सर्टेन फिजियोलॉजिक पैरामीटर्स such as serum creatinine concentration to help modify the dosage regimen according to the renal function. जैसे मैंने अभी बताया कि आपने सिर्फ सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू लेनी है और सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू लेने के बाद आपने उसको प्लॉट करना है या प्लॉट भी नहीं करना, बेसिकली उसको सिर्फ उस नोमोग्राम में देखना है कि अगर सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू ये आ रही है तो फिर इस पेशेंट में इस पर्टिकुलर ड्रग की डोज क्या होनी चाहिए. तो इस तरीके से आप नोमोग्राम को यूज़ करते हैं. अच्छा, फॉर ड्रग्स विद ए नैरो थेरेप्यूटिक रेंज, ऐसी ड्रग्स जो कि जिनका थेरेप्यूटिक रेंज नैरो होती है, like for example theophylline you know it is used for asthmatic patient in emergency condition. So a guide for monitoring serum drug concentration is given. Another example is aminoglycoside antibiotic and tobramycin sulfate. तो ये सारी नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग हैं. चाहे आप थियोफाइलिन ले लें, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ले लें जिसमें आपके आ जाती हैं जेंटामाइसिन आ जाती है, एमिकासिन आ जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है, इसके अलावा टोब्रामाइसिन सल्फेट है. ये सारी नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग हैं और इनकी मॉनिटरिंग बेइंतहा ज़रूरी है. इनकी मॉनिटरिंग ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि इनके नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की वजह से इनकी कंसंट्रेशन अगर ज़रा सी भी ज़्यादा होगी प्लाज्मा में तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी. अच्छा, अब इसमें ये है कि इन ड्रग का ये है कि ये जो है एलिमिनेटेड प्राइमरीली बाय रीनल क्लियरेंस. ये जो ड्रग्स हैं ज़्यादातर रीनल क्लियरेंस से मेनली एलिमिनेट होती हैं. सो द डोजेज ऑफ द टोब्रामाइसिन सल्फेट शुड बी रिड्यूस्ड in direct proportion to a reduction in the creatinine clearance.
अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन। क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि किडनी फंक्शन रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि टोब्रामाइसिन सल्फेट की पर्टिकुलरली डोज उसी प्रपोर्शन से रिड्यूस की जाएगी जिस प्रपोर्शन से किडनी फंक्शन रिड्यूस हुआ होगा। यानी अगर किडनी फंक्शन जो है वो 50% पर आया हुआ है, यानी 50% काम कर रहा है, 50% नॉन फंक्शनल हो गया है, तो फिर टोब्रामाइसिन की डोज भी जो 100% किडनी फंक्शन के लिए थी उसकी 50% हो जाएगी। सेम प्रपोर्शन से डोज भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपको क्रिएटिनिन क्लियरेंस मालूम करना आना चाहिए। इसके अलावा द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड ए नोमोग्राम्स for estimating the percent of the normal dose of tobramycin sulfate, assuming the serum creatinine level is 100 milligram per 100 ml has been obtained। यानी 100 ml जो है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर आ रहा है तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। यानी ये इसकी नॉर्मल डोज होगी कि इतने मिलीग्राम 100 ml में होगी। तो फिर 100 ml से जिस प्रपोर्शन से कम होता चला जाएगा तो टोब्रामाइसिन की डोज भी उसी प्रपोर्शन से आपको कम करनी पड़ेगी। आपने अक्सर जो है वो देखा होगा जो फिजिशियंस अपनी क्लिनिक में यूज़ करते हैं, उनके पास एक राउंडेड सा एक टेबल होता है हाथ में, और जब वो बच्चों को कोई मेडिकेशन लिख रहे होते हैं, कोई एंटीबायोटिक लिख रहे होते हैं, तो वो बच्चे का फिर पहले नोट कर लेते हैं अपने पास कि इसकी हाइट इतनी है, वेट इतना है, और फिर उसको वो उसमें उनके पास जो एक छोटा सा एक नोमोग्राम ही होता है वो, जिसमें घुमा के देखते हैं कि बच्चे की हाइट वेट सेट करते हैं और उससे फिर चेक करते हैं कि इस एंटीबायोटिक की कितनी डोज इस बच्चे को रिकमेंड या प्रिस्क्राइब उन्हें करनी है और कितने ड्यूरेशन से, और क्या डोजिंग इंटरवल उसका होना चाहिए। तो वो तो एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये न्यूरोथेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग में बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जिनके नोमोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। डिजॉक्सिन का भी अवेलेबल है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनका आपको जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का भी मिल जाएगा। अगर आप उसकी सर्चिंग करेंगे नेट पे, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं क्लिनिकल फार्मेसी की, तो वहाँ से आपको इनके नोमोग्राम्स मिल जाएंगे जो आपको क्विक डिसीजन लेने में बेइंतहा हेल्प करेंगे। ये नोमोग्राम्स बनाने का मकसद ही यही है कि आप कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस में ना जाएं। आपके पास अभी इतना भी टाइम नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें, तो आप क्योंकि क्विक डिसीजन लेना है डोज और डोजेज रेजिमेंट के लिए, तो आप उन नोमोग्राम्स को वहाँ पर यूटिलाइज कर रहे होंगे। अच्छा, एक तरीक़ेकार होता है एम्पेरिकल डोजेज रेजिमेन, यानी सिंपल डोजेज रेजिमेन। In many cases, physicians select a dosage regimen for the patient without using any pharmacokinetic variable. In such a situation, the physician makes the decision based on the empirical clinical data, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस। तो बहरहाल इसको हम ये तो नहीं कर सकते कि जो है ना ये गलत है, इसकी भी अपनी वर्थ है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त तक जो भी पेशेंट ड्रग का डेटा मौजूद है वो मौजूद है, क्लिनिकल डेटा मौजूद है, उस प्रिस्क्राइबर का अपना एक्सपीरियंस भी है, उसकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी है, और वो ये समझता है कि इतनी डोज में पेशेंट जो होता है, इतनी डोज और डोजेज रेजिमेंट में पेशेंट को जो है सेफली ड्रग एडमिनिस्टर की जा सकती है, तो वो इस तरीक़ेकार को भी एम्पेरिकल डोजेज रेजिमेंट को भी यूटिलाइज़ कर सकता है। लेकिन ये कि बहुत सारे केसेस में, आईसीयू के केसेस में ये चीज़ जो होगी वो रिस्की भी होगी, यानी इसमें पेशेंट को जो है वो टॉक्सिसिटी भी कॉज हो सकती है। उसमें बेहतर फिर यही होगा कि नोमोग्राम बेस अप्रोच ली जाए, या फिर फार्माकोकाइनेटिक कैलकुलेशन करके जो करेक्ट डोजेज रेजिमेन है वो ही इस्टेब्लिश किया जाए उस पेशेंट का जिस पेशेंट को आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ये वाला जो पैरामीटर है एम्पेरिकल डोजेज रेजिमेन का, ये एप्लीकेबल होता है। अच्छा, अब ये एक्सपीरियंस जो होता है उसका, ये कि ये वाली जो एम्पेरिकल डोजेज रेजिमेन की जो टेक्निक है, या ये जो एक्सपर्टीज़ है, या इसमें जो कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी विद एक्सपीरियंस डेवलप होती है। यानी इसमें ये ज़रूरी है कि वो क्लिनिशियन जो प्रिस्क्राइबर है, जब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि इतनी डोज में कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी और क्लिनिकल रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, यानी क्लिनिकल आउटकम अचीव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि द पर्सन इज़ रियली वेरी experienced about this drug
एंड उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि उतनी डोज में वो ड्रग प्रिस्क्राइब करने में और उस डोजिंग इंटरवल या डोजिंग स्केजुअल से उस ड्रग को जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है या वो जो एडमिनिस्टर करवा रहा है वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज द कन्वर्जन फ्रॉम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन टू द ओरल डोजिंग। ये क्लिनिकल सिचुएशन अक्सर व बेशतर हमारे सामने हॉस्पिटल्स में आती है। एक पेशेंट आया है, वो हॉस्पिटलाइज हुआ है और उस वक्त क्योंकि वो उसकी कंडीशन इमरजेंसी की थी तो आपने उसको आईवी लाइन पे मेंटेन कर दिया, इंट्रावेनस डोजिंग चल रही है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन चल रहा है। उसके बाद पेशेंट स्टेबल हो गया है, पेशेंट अब ओरल मेडिकेशन ले सकता है या डिस्चार्ज होने जा रहा है, तो अब उसको उसी ड्रग की ओरल डोजिंग पर कन्वर्ट करना है। ख़ास तौर से जैसे एंटीबायोटिक के केस में है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है। तो अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इक्विवेलेंट डोजिंग आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। सो उसमें ये अगर हम देखें, आफ्टर द पेशेंट्स डोजिंग इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल टू कंटिन्यू द मेडिकेशन और मेडिकेट द पेशेंट विद द सेम ड्रग यूजिंग द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब पेशेंट स्टेबल हो जाए, कंट्रोल हो जाए इंट्रावेनस इन्फ्यूजन पे, और अब जो है आप पेशेंट जो है वो नाउ एबल टू टेक ओरल मेडिकेशन, तो फिर ज़्यादा बेहतर ये होता है कि पेशेंट को आईवी से ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कन्वर्ट कर दिया जाए या स्विच कर दिया जाए। डेफिनेटली इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। व्हेन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इज स्टॉप, द सीरम ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स। ठीक है, जब भी आप इन्फ्यूजन को स्टॉप करेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ड्रग विल डिक्रीज विथ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से ड्रग की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स और अराउंड 80 to 90% ऑफ द ड्रग्स आर those drugs which follow linear pharmacokinetics. Linear pharmacokinetics means first order elimination kinetics. हाँ, 10 to 20% ड्रग ऐसी हो सकती हैं जो कि ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज होने की प्रपोर्शन वो नहीं होती जिस रफ्तार से ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर या एलिमिनेट हो रही है। फॉर मोस्ट ओरल ड्रग प्रोडक्ट द टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट डिपेंड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ द ड्रग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रग का जो स्टेडी स्टेट है वो कब अचीव होगा, तो वो उसके एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से आप ड्रग की हाफ लाइफ मालूम कर लेंगे। और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये बात बताई थी कि अगर आपको किसी भी ड्रग का स्टेडी स्टेट मालूम करना है कि वो कब अचीव होगा, ख़ास तौर से मल्टीपल डोजिंग काइनेटिक्स में या इवन के आईवी इन्फ्यूजन में, कि वो स्टेडी स्टेट उसकी कंसंट्रेशन कब अचीव होगी, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसकी हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई कर देना है 6.65 से। क्योंकि 6.65 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है उस ड्रग की हाफ लाइफ, यानी 6.65 को टी हाफ से यानी हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो है दरअसल उस ड्रग की स्टेडी स्टेट का टाइम निकाल लेंगे कि वो ड्रग कितनी देर के बाद और कितनी डोजेस के बाद उसकी हाफ लाइफ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल एक ड्रग है वो 12 आवरली दी जाती है। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ड्रग है वो 12 आवरली दी जाती है। अब उसकी हाफ लाइफ है 10 आवर। सपोज दैट उसकी हाफ लाइफ है 10 आवर। तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये कितनी डोजेस के बाद या फिर कितनी घंटों के बाद या कितने दिनों के बाद ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव कर लेगी। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी हाफ लाइफ देखी। सपोज दैट उस ड्रग की हाफ लाइफ है 10 आवर, तो आपने क्या किया 6.65 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये आ गया आपके पास 66.5 आवर। यानी ये 66.5 आवर में स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इस ड्रग की अचीव हो जाएगी। अब इसको 24 आवर से डिवाइड कर देते हैं।
ताकि हमें पता चल जाए कि ये कितनी दिनों के बाद जो है वो इसकी स्टेडी स्टेट अचीव होगी। तो ये आ रहा है 2.77 डेज। अब 0.77 डेज नहीं होता तो हम इसको कहेंगे कि तकरीबन 3 दिन में, 2.77 मीन्स राउंड ऑफ करें तो 3 दिन में इसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कितनी डोजेस के बाद होगी, तो 66.5 आवर बन रहे हैं और आप हर 12 घंटे के बाद डोज दे रहे हैं, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे 66.5 को, तो ये बन रही है 5.54 डोजेस। 5.54 डोजेस। तो 5.54 डोजेस का मतलब हुआ यानी अप्रॉक्सीमेटली 6th डोज तक आते आते स्टेडी स्टेट उस ड्रग की अचीव हो जाएगी। तो ये जो होगा मेथड जिससे आप कैलकुलेट करेंगे, और जब न्यूमेरिकल आएंगे उसमें भी आप ये देखेंगे कि ड्रग की जो है हाफ लाइफ इस तरीके से यूज़ की जाती है फॉर स्टेडी स्टेट डिटर्मिनेशन। अच्छा, बहरहाल स्टेडी स्टेट के अलावा देयरफॉर इफ द पेशेंट स्टार्ट्स द डोजिंग रेजिमेन with the oral drug product at the same time as the intravenous infusion is stopped, then exponential decline of serum level from the intravenous infusion should be matched by the exponential increase in the serum level from the oral drug product. यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब आप IV इन्फ्यूजन बंद करेंगे तो ड्रग की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई, ठीक है, लेकिन उसी वक्त जिस वक्त आपने इन्फ्यूजन को स्टॉप किया है, पेशेंट को उसी ड्रग की ओरल डोज दे दी। ओरल डोज देने के बाद ये होगा कि ड्रग जो है वो ग्रेजुअली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी ब्लड में। अब दो सिचुएशन होगी ब्लड में उस ड्रग की कंसंट्रेशन की। जो आईवी वाली कंसंट्रेशन थी वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है, लेकिन जो ओरल वाली कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो वो दोनों कंसंट्रेशन ब्लड में जो है वो एडअप होंगी, यानी सम अप होंगी, एक्यूमुलेट होंगी। तो उससे ये होगा कि ओवरऑल कंसंट्रेशन उसी स्टेडी स्टेट पे रहेगी। अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि जिस रफ्तार से, जिस रेट से जो आईवी की कंसंट्रेशन थी वो डिक्लाइन हो रही है और उसी रेट से ओरल की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्लाइन यानी इंक्रीज हो रही है, तो उस सूरत में ये होगा कि ड्रग की कंसंट्रेशन जो होगी वो उसी पर स्टेडी स्टेट पर मेंटेन रहेगी। अच्छा जनाब, for conversion from intravenous infusion to a controlled release, oral medication given once or twice daily has become more common with the availability of more extended release drug products such as theophylline and quinidine. अच्छा, अब इसमें यह है कि कन्वर्जन करना फ्रॉम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन टू द कंट्रोल रिलीज ओरल मेडिकेशन, ठीक है, बजाय इसके कि आप दें ट्वाइस डेली जो कि इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट है, तो एक्सटेंडेड रिलीज प्रोडक्ट पे आप उसको पेशेंट को कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करते हैं आईवी इन्फ्यूजन से। आईवी इन्फ्यूजन में जैसे ज़्यादातर जो एग्जांपल इसकी आपको मिलेंगी थियोफाइलिन की मिलेगी और इसके अलावा क्यूनिडीन की मिलेगी जो कि एज एंटी एरिथमिक ड्रग के तौर पर यूज़ होती है। कंप्यूटर सिमुलेशन क्या बता रही है? फॉर द कन्वर्जन ऑफ इंट्रावेनस थियोफाइलिन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमाइनोफाइलिन therapy to oral control release theophylline demonstrated that oral therapy should be started at the same time as the intravenous infusion is stopped. ठीक है, तो वही आपकी मेथडोलॉजी होगी कि आपने ओरल थेरेपी कंट्रोल रिलीज थियोफाइलिन की उसी वक्त स्टार्ट करनी है जिस वक्त आप आईवी थियोफाइलिन को स्टॉप करने जा रहे हैं, यानी जिस वक्त आपने आईवी स्टॉप की, इन्फ्यूजन स्टॉप किया, उसी वक्त ओरल की पहली डोज दे दें। इससे क्या होगा? विद दिस मेथड मिनिमल फ्लक्चुएशंस आर ऑब्जर्व बिटवीन द पीक एंड ट्रफ सीरम थियोफाइलिन लेवल, यानी वो ये कि जो है ट्रम कंसंट्रेशन एकदम बहुत नीचे नहीं आएगी। अच्छा, और मोर ओवर गिविंग द फर्स्ट ओरल डोज व्हेन आईवी इन्फ्यूजन इज स्टॉप may make it easier for nursing staff or patient to comply with the dosage regimen. और इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ के लिए भी ये इजी होगा कि उनको पता होगा कि जब भी स्टॉप करना है उसी वक्त जो है वो ओरल डोज देनी है और उसके बाद फिर जो भी उसका रेजिमेन है, यानी हर 12 घंटे या हर 6 घंटे या हर 24 घंटे या हर 8 घंटे, तो वो उस रेजिमेन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे। एनीवे, either of these methods may be used to calculate an appropriate oral dosage regimen for a patient whose condition has been stabilized by an
इंट्रावेनस ड्रग इन्फ्यूजन। ठीक है, जो भी मेथड आप यूज़ करने जा रहे हैं, बहरहाल उसमें ये है कि यह आपको हेल्प आउट करेगा कि ओरल डोजेज रेजिमेंट अप्रोप्रिएटली उस पेशेंट का क्या होना चाहिए जिस पे पेशेंट जो आईवी इन्फ्यूजन पे स्टेबलाइज था। बोथ मेथड्स अज्यूम दैट द पेशेंट्स प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज एट स्टेडी स्टेट। एजम्पशन ये होगी कि जब आप आईवी इन्फ्यूजन पे पेशेंट को मेंटेन रखे हुए थे और पेशेंट स्टेबलाइज था, तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन थी ड्रग की वो स्टेडी स्टेट यानी CPSS या CP एवरेज पर वो कंसंट्रेशन मौजूद थी। तो ये सिचुएशन वहाँ पर मौजूद थी, तो उसमें जो था वो आपने ड्रग को जो था वो आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप किया। आईवी इन्फ्यूजन को आपने स्टॉप किया, ओरल थेरेपी स्टार्ट की, आईवी इन्फ्यूजन की कंसंट्रेशन नीचे आना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई ब्लड में, लेकिन ओरल की फिर बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन वही स्टेडी स्टेट पर मेंटेन रहेगी और पेशेंट की सिम्टम्स भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रहेंगे। अच्छा, अब दो मेथड हैं स्विच करने के, ओरल आईवी टू इन्फ्यूजन टू ओरल। पहला मेथड क्या है? मेथड 1 assumes that the steady state plasma drug concentration CSS या CPSS after IV infusion is identical to the desired CP average after multiple oral doses of the drug। अच्छा, अब ये CPSS और CP एवरेज में क्या फ़र्क होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं, और ख़ास तौर से CP एवरेज इन्फिनिटी। देखिए, आईवी इन्फ्यूजन में ये होता है कि एक सर्टेन रेट से ड्रग बॉडी में एंटर हो रही होती है, एक सर्टेन रेट से ड्रग जो है वो बॉडी में एंटर हो रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ती है और फिर एक प्लेट्यू फेज़ आ जाता है, यानी एक ऐसी कंसंट्रेशन आ जाती है कि जिसमें वो एक सीधी सीधी लाइन अगर ग्राफ पे हम प्लॉट करें बना रही होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, क्योंकि मुसलसल ड्रग बॉडी में एंटर हो रही है और वो इस स्टेडी स्टेट पे ड्रग इन और ड्रग आउट बराबर हो चुके हैं, तो इसलिए हम उसको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कहते हैं। CP एवरेज क्या होता है? जब वो मल्टीपल ओरल डोजेज में या मल्टीपल IM डोजेज में या IV डोजेज में होता है, क्योंकि जिस वक्त आप डोज दे रहे हैं तो उस वक्त कंसंट्रेशन पीक पे जाती है, फिर उसके बाद जब उसकी अगली डोज का टाइम आता है, यानी मे बी 8 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद, उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसको हम CP मिन या मिनिमम कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे ही आपने नेक्स्ट डोज दी, दोबारा वो पीक पे चली जाती है, यानी CP मैक्स हो जाती है या CP पीक हो जाती है। ठीक है, तो उन दोनों का जो एवरेज होता है वो CP एवरेज कहलाता है। बहरहाल मतलब वही है दोनों का, CPSS या CP एवरेज, दोनों वही स्टेडी स्टेट इसके सेंस में इसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, देयरफॉर द फॉलोइंग इक्वेशन मे बी यूज। ये मल्टीपल ओरल डोजिंग के केस में है और ये आईवी इन्फ्यूजन के केस में है। CP एवरेज की इक्वेशन क्या बता रही है? SFD0 अपॉन KVD टॉर। ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? अगर आप CP एवरेज को यहीं रखें तो D0 इंटू S इंटू F डिवाइडेड बाई KVD टॉर, सेम इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये है कि इन्होंने क्या किया है कि डोज और टॉर को यहीं रखा है इस इक्वेशन में, KVD यहाँ पर CP एवरेज से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और S और F की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी इसको ज़रा एडजस्ट किया है, डोज अपॉन टॉर को यहीं पर एक जगह रखा है। डोज अपॉन टॉर को एक ही जगह रखने की मकसद ये है कि डोज पर यूनिट टाइम है ये। ठीक है, फिर बताता चलूँ ये CP एवरेज है, ये S यानी सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। F इज़ द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, कि कितने % बायोअवेलेबल है ओरल में। D0 इज़ द डोज ऑफ द ड्रग। K इज़ द एलिमिनेशन रेट constant यानी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट constant of the drug. VD is the volume of distribution of the drug and this sign TOR is basically dosing interval. वो dosing interval may be 12 hour, may be 8 hour, may be 24 hours या may be 6 hour। तो आपने ये निकालना है, ये है डोजेज रेजिमेंट, डोज अपॉन टॉर। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि यहाँ वेयर S इज द सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग एंड D0 अपॉन टॉर इज ए डोजिंग रेट या डोजिंग रेजिमेंट। ठीक है, डोजिंग रेट यानी डोज पर यूनिट टाइम। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट फॉर्म क्या होती है? सॉल्ट फॉर्म ये होती है, जैसे आपने अक्सर नाम सुना होगा कि आयरन सॉल्ट जो दिए जाते हैं पेशेंट्स को जिनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
तो उसमें आपके पास फेरस सल्फेट सॉल्ट भी आते हैं, फेरस ग्लूकोनेट सॉल्ट भी आते हैं और फेरस फ्यूमेरेट सॉल्ट भी आते हैं। अब मसला ये कि सल्फेट का कोई काम नहीं है आयरन डेफिशिएंसी में, फ्यूमेरेट का भी कोई काम नहीं है और ग्लूकोनेट का भी कोई काम नहीं है। तो ये जो है असल में ये टोटल सॉल्ट फॉर्म है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, ये टोटल सॉल्ट फॉर्म है। तो इसका एक सर्टेन वेट होगा। अगर सपोज दैट 500 मिलीग्राम फेरस सल्फेट है और उसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंटल आयरन इज 80%, एलिमेंटल आयरन यानी सिर्फ आयरन उसमें 80% है, 500 मिलीग्राम में 80% एलिमेंटल आयरन है जो कि बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी को कोप करेगा। तो अब अगर 500 मिलीग्राम में 80% एलिमेंटल आयरन है तो 500 मिलीग्राम इंटू 80% ये बना 400 मिलीग्राम, यानी इसमें जो एक्चुअल आयरन की मिकदार है वो 400 मिलीग्राम है। तो ये होती है बेसिकली सॉल्ट फॉर्म। इसी तरीके से कैल्शियम की भी इस तरह से टैबलेट्स आती हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है और उसमें एलिमेंटल कैल्शियम की क्वांटिटी मेंशन होती है कि सॉल्ट में एलिमेंटल कैल्शियम जो कि एक्चुअल कैल्शियम की रिक्वायरमेंट यानी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये सॉल्ट फॉर्म जो है वो डिटरमिन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आईवी दे रहे हैं तो आईवी में तो आप प्योर सॉल्ट दे रहे होंगे यानी प्योर ड्रग दे रहे होंगे, लेकिन जब आप ओरल दे रहे होंगे तो उसकी अक्सर और बेशतर सॉल्ट फॉर्म दे रहे होते हैं। सॉल्ट फॉर्म हमने क्यों बनाई हुई होती है? ताकि उस ड्रग को स्टेबल किया जाए इन ओरल प्रिपरेशन। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे एक थियोफाइलिन की एग्जाम्पल ली गई है। एन एडल्ट मेल एजमेटिक पेशेंट्स एज 55 ईयर्स, वेट 78 kg। ठीक है, एक एडल्ट एजमेटिक पेशेंट है, 78 kg इसका वेट है और 55 ईयर्स इसकी एज है। हैज़ बीन मेंटेन ऑन एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ अमाइनोफाइलिन एट ए रेट ऑफ 30 मिलीग्राम पर आवर, यानी इसको पर आवर 34 मिलीग्राम ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर होती है, यानी इसका जो इन्फ्यूजन रेट है वो इस पर फिक्स है कि वो 24 घंटे चल रही है ये आईवी इन्फ्यूजन और हर घंटे में 34 मिलीग्राम इसकी डोज पेशेंट जो है वो उसको एडमिनिस्टर होती है। द स्टेडी स्टेट थियोफाइलिन ड्रग कंसंट्रेशन वाज 12 माइक्रोग्राम पर ml एंड द टोटल बॉडी क्लियरेंस यानी CLT वाज कैलकुलेटेड एज 3 लीटर पर आवर। तो ये इस पेशेंट का प्रोफाइल है। डोजिंग रेट यानी डोज अपॉन टॉर देखेंगे वो ये डोज अपॉन टॉर, ठीक है, डोजिंग रेट। स्टेडी स्टेट यानी CP एवरेज 12 माइक्रोग्राम पर ml। CLT यानी KVD, क्योंकि CLT क्या होता है? KVD होता है। अगर आप इस फार्मूले पर दोबारा ये देखें, ये है ना ये KVD, तो ये दरअसल है K इंटू VD को करेंगे तो इससे CLT यानी क्लियरेंस आ जाएगी, तो इसको हम यूज़ करेंगे उस फार्मूले में। सो कैलकुलेट एन अप्रोप्रिएट ओरल डोजेज रेजिमेन ऑफ थियोफाइलिन फॉर दिस पेशेंट। तो अब इसके सोल्यूशन पर आते हैं। Aminophylline is a soluble salt of theophylline and contain 85% of theophylline, यानी इसकी S फॉर्म में थियोफाइलिन जो एक्चुअल है वो 85% यानी इसकी S की वैल्यू है 0.85। थियोफाइलिन इज 100% बायोअवेलेबल, यानी इसकी बायोअवेलेबिलिटी F की वैल्यू 1 है, यानी ओरल में ये 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। बिकॉज टोटल बॉडी क्लियरेंस CLT इज इक्वल टू KVD, जैसे मैंने अभी बताया, लिहाजा अब हम इस इक्वेशन में KVD की जगह CLT को यूज करेंगे। तो हमने देखें यहाँ डोज अपॉन टॉर क्या रखा होगा? 30 अपॉन 1, लेकिन इसको तो हमें मालूम करना है ओरल के लिए, इसलिए इसको तो छोड़ दें, ये तो हम मालूम करेंगे। CP एवरेज हमने 12 रखा, ठीक है। उसके बाद हमने CLT की वैल्यू रखी, ओके, CLT की वैल्यू रखी, ये 0.85 और ये 1, S की फॉर्म 0.85 और ये 1 रखी। तो अब देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हमने 12 माइक्रोग्राम ये रखा एंड 3 लीटर पर आवर जो है वो CLT रखा, 0.85 हमारा है सॉल्ट फॉर्म और F की वैल्यू है 1। ये आपके पास वैल्यू जो निकल कर आ रही है दैट शुड बी अच्छा। अब इसमें हमने एक चीज़ को ज़रा देखना है, देखिए देखें ये है माइक्रोग्राम पर ml
और ये है लीटर पर आवर। तो इसको हमें ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमें और भी एक दो चीज़ों को देखना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशन में। एनीवे अच्छा, अब हमें पता है कि जो डोजिंग रेट है वो कितना है 34। सो वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ अमाइनोफाइलिन डोजिंग। द पेशेंट्स हाउएवर विल बी गिवन थियोफाइलिन ओरली। So to convert to the oral theophylline, and S and F should be considered, and the theophylline dosing rate SFD अपॉन टॉर, यानी अगर आपने इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है और आपने थियोफाइलिन डोजिंग रेट निकालना है तो फिर आपने S की जगह 0.85 रखा, F की जगह 1, और डोज अपॉन टॉर जो IV था वो रखा आपने, तो ये निकल कर आ गया 28.9 मिलीग्राम पर आवर। यानी ओरल की आप जो डोज देंगे 28.9 मिलीग्राम पर आवर देंगे। अब पर आवर तो ओरल देना मुश्किल है, हर घंटे 28.9 मिलीग्राम। तो उसका एक आसान सा वो शेड्यूल बना लेंगे, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 6 से, तो जो बन रहा है 173.4 मिलीग्राम। तो अगर हर 6 घंटे में 173.4 दे दें, या 8 घंटे से कर लें। 8 घंटे से आपकी डोज कितनी बनेगी, हर 8 घंटे से 231.2 मिलीग्राम। अगर 8 घंटे से नहीं करना, 12 घंटे से करना है, तो वो डोज बनेगी 346.8 मिलीग्राम। या 24 आवरली देना है तो 24 आवर की जो डोज बनेगी वो 693.6 यानी ऑलमोस्ट 700 मिलीग्राम बनेगी। यही बात यहाँ पर मेंशन है कि द थियोफाइलिन डोज रेट फॉर ओरल इज 28.9 मिलीग्राम पर आवर। ये कम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 0.85 की क्वांटिटी को एडजस्ट किया गया है। मस्ट बी कन्वर्टेड टू रीजनेबल शेड्यूल फॉर द पेशेंट विद ए कंसिडरेशन ऑफ द वेरियस कमर्शियली अवेलेबल थियोफाइलिन ड्रग प्रोडक्ट। हमें ये देखना पड़ेगा कि थियोफाइलिन की कौन कौन सी प्रिपरेशन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, कितनी डोज में अवेलेबल है। सपोज हमने देखा कि हमारे पास जो फार्मेसी में मौजूद है वो 350 मिलीग्राम वाली भी मौजूद है और 700 मिलीग्राम भी हमारी फार्मेसी में मौजूद है, तो फिर हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर द टोटल डेली डोज इज 28.9 मिलीग्राम पर आवर इंटू 24 आवर, ताकि पर डे का निकाल लें। तो ये कितनी बनी 693.6 मिलीग्राम पर डे, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 700 मिलीग्राम पर डे। पॉसिबल थियोफाइलिन डोजेज शेड्यूल माइट बी 700 मिलीग्राम पर डे, यानी 700 मिलीग्राम पर 24 आवर, या इसका हाफ कर लें 350 मिलीग्राम एवरी 12 आवर, या फिर 12 आवर भी नहीं करना है, एवरी 6 आवर देना है तो 175 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। बहरहाल जो भी आपकी फार्मेसी में अवेलेबल है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ईच ऑफ दीज डोजेज रेजिमेंट वुड अचीव द सेम CP एवरेज, यानी CP एवरेज इससे यही 12 अचीव होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप कुछ भी यूज़ कर लें, यानी चाहे 700 पर डे दें, या 350 मिलीग्राम एवरी 12 आवर दें, या 175 मिलीग्राम एवरी 6 आवर दें, CP एवरेज सेम होगा। लेकिन CP मैक्स और CP मिन की फ्लक्चुएशन वेरी करेगी। जितना ये ड्यूरेशन कम होगा ये फ्लक्चुएशन कम हो जाएगी, और जितना ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगा लाइक 700 मिलीग्राम पर डे, ये फ्लक्चुएशन उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें फिर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं CP मैक्स इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो MTC यानी मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन को क्रॉस कर ले, और CP मिन इतनी कम ना हो जाए कि कहीं वो मिनिमम कंसंट्रेशन से भी नीचे आ जाए, यानी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से भी नीचे आ जाए, क्योंकि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से जब नीचे आ जाएगी कंसंट्रेशन ड्रग की तो उस वक्त ड्रग का किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। The dose of the 350 milligram every 12 hour could be given in sustained release form to avoid any excessive high drug concentration in the body। सबसे बेहतर और मुनासिब तो यही लग रही है कि 350 मिलीग्राम एवरी 12 आवर दे दी जाए, क्योंकि 6 आवर बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें भूलने का भी अंदेशा होगा। ये 12 घंटे से 350 मिलीग्राम सबसे अप्रोप्रिएट होगी। और अगर आप 24 आवर वाले शेड्यूल पे जाते हैं तो उसमें फिर ये जो फ्लक्चुएशन है CP मैक्स और CP मिन की, इसके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकती है, जिसमें CP मैक्स MTC को क्रॉस कर सकती है, और जब CP मैक्स MTC को क्रॉस करेगी तो फिर उस पेशेंट में टॉक्सिसिटी का रिस्क हो जाएगा। इसके अलावा एक और हमारे पास मेथड है जो कि ज़्यादा सिंप्लीफाइड है,
assume that the rate of intravenous infusion in milligram per hour is the same desired rate of oral dosage. Using the example in method 1 and the following calculation may be applied. The aminophylline is given by IV infusion at a rate of 34 milligram per hour. The total daily dose of aminophylline is 34 milligram per hour into 24 आवर, ये बनी 816 मिलीग्राम. ठीक है, यानी इसको 34 मिलीग्राम को जब 24 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 816 मिलीग्राम बनी गई. द इक्विवेलेंट डेली डोज इन टर्म्स ऑफ थियोफाइलिन इज 816 इंटू 0.85, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म जो है उसमें 85% थियोफाइलिन है ना, तो अगेन वही 693.6 मिलीग्राम बन गई, यानी इसकी इक्विवेलेंट डोज ओरल में ये बन रही है. दस द पेशेंट शुड रिसीव अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलीग्राम ऑफ थियोफाइलिन पर डे. ठीक है, यानी वो ये थियोफाइल 700 मिलीग्राम पर डे पर 24 आवर, और 350 मिलीग्राम कंट्रोल रिलीज थियोफाइलिन एवरी 12 आवर्स. तो ये जो होगा हमारे पास मेथडोलॉजी होगी जिसके ज़रिए हम डोज कैलकुलेट कर सकते हैं. ये इसका मेथड 2 है. नाउ अब हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डोज. डोज हमें डिटरमिन करनी है, वो उसका क्या तरीक़ाकार होगा. The calculation of the starting dose of a drug and dosing interval is based on the objective of delivering a desirable or target therapeutic level of a drug in the body. जब भी आप किसी पेशेंट में कोई ड्रग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप डोज उतनी देते हैं कि इस चीज़ को टारगेट करते हुए कि मुझे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन या डिज़ायर थेरेप्यूटिक लेवल उस ड्रग का बॉडी में क्या चाहिए. For many drugs, the desirable therapeutic drug level and pharmacokinetic parameters are available in the literature. Literature हम देखेंगे तो उसमें आमतौर पर ये information हमें मिल जाती है. However, literature in some cases may not yield complete drug information, or some of the information available may be equivocal. मीन्स कि उसमें इख्तिलाफ भी पाया जाता है, यानी वो बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं होती और कुछ जो होती है बिल्कुल करेक्ट होती है, यानी इनकम्प्लीट होती है और कुछ कंप्लीट होती हैं. Therefore, the pharmacokinetist must make certain necessary assumption in accordance with the best pharmacokinetic information available. बहरहाल फार्माकोकाइनेटिस्ट का एज ए फार्मासिस्ट आप फार्माकोकाइनेटिस्ट भी हैं. जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ एजम्पशन की बेस पे जो भी आपके पास अवेलेबल डेटा है उसकी बेस पे वो एजम्पशंस और कैलकुलेशंस आपको लेनी पड़ेगी. For drugs that is given in multiple doses for an extended period of time, the dosage regimen is usually calculated to maintain the average steady state blood level within the therapeutic range. जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि आप जब मल्टीपल डोजेज देने जा रहे हैं तो डोजेज रेजिमेंट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका टारगेट क्या होता है कि स्टेडी स्टेट या सीपी एवरेज या सीपीएसएस उस ड्रग का क्या आप रखना चाहते हैं. The dose can be calculated from the equation 22.4, जो कि ये इक्वेशन मौजूद है. दिस इज द सेम इक्वेशन जो कि हम अभी कर चुके हैं. CP एवरेज इज इक्वल टू 1.44 D नॉट यानी डोज इंटू टी हाफ यानी हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इंटू F यानी बायोअवेलेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इंटू टॉर यानी डोजिंग इंटरवल. अच्छा, ये सेम इक्वेशन है लेकिन इसको यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया. ये और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है. अगर हम इंट्रामस्कुलर या आईवी दे रहे हैं तो फिर ये एस की एप्लीकेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी. ये सेम फॉर्म एफ डी नॉट अपॉन के वी डी टॉर, क्योंकि के की जगह इन्होंने यहाँ कर दिया है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर चला गया और 1/0.693 1.44 हो गया. तो ये फार्मूला जो है वो 0.693 को 1 को 0.693 से डिवाइड करके 1.44 आ रहा है. और ये टी हाफ एज ए रूल ऑफ मैथमेटिक्स बिल्कुल यहाँ पे 0.693 अपॉन टी हाफ था, एज ए रूल ऑफ मैथमेटिक्स ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो रहा है. और वी डी टॉर अपनी जगह फार्मूले में यहाँ पर मौजूद है. तो ये सेम फार्मूला है, कोई नया फार्मूला नहीं आया है. अच्छा, अब इस इक्वेशन में क्या है, सी पी एवरेज एंड द डी नॉट यानी डोज एंड द डोजिंग इंटरवल टॉर and volume of distribution VD and elimination half life of a drug यानी T half, and F is the fraction of drug absorbed and is equal to 1 for drug administered intravenously. Definitely वो ड्रग जो IV दी जा रही है वो तो क्योंकि 100% बायो अवेलेबल है इसलिए उसकी F की वैल्यू 1 होगी. अब यहाँ पर हम
प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर आते हैं, यानी एग्जाम्पल पर आते हैं। फार्माकोकाइनेटिक डेटा फॉर क्लिंडामाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है, वर रिपोर्टेड बाय डी हैन एट आल एज फॉलोज। के यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट उस ड्रग का है 0.247 पर आवर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। टी हाफ ऑफ द ड्रग इज 2.81 आवर एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एंटीबायोटिक इज 43.9 लीटर, ठीक है, पर 1.73 मीटर स्क्वायर। ये एवरेज साइज, बॉडी साइज है, BSA है, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द मैन और इंडिविजुअल। इसकी बहरहाल कोई ऐसी यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं है। What is the steady state concentration of a drug after 150 milligram of drug is given orally every 6 hours for a week, assuming the drug is 100% absorbed? तो steady state concentration मालूम करनी है। डोज यानी D नॉट 150 मिलीग्राम है और दी जा रही है एवरी 6 आवर, यानी टॉर इज इक्वल टू 6 आवर, और एक हफ्ते के लिए दी जा रही है। फॉर्मूला लगाया, D नॉट 150 मिलीग्राम है, तो ये 150 मिलीग्राम यहाँ पे रख दिए। ये 3 जीरो और क्यों आ रहे हैं मैं अभी बताता हूँ, समझाता हूँ। टी हाफ इसकी कितनी है, ये 2.81 आवर, ये आ गई है। एफ की वैल्यू इसकी 1 है क्योंकि ये IV दी जा रही है, ठीक है, ये लिखा है ना कि IV नहीं दी जा रही है क्योंकि एज्यूम द ड्रग इज 100% एब्जॉर्ब, यानी F इज इक्वल टू 1, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद VD जो है वो 43.9 लीटर है, तो ये 43,900, ये इसको ml में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये टॉर है, टॉर ये रहा एवरी 6 आवर दी जा रही थी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 150 मिलीग्राम के ये 3 जीरो यहाँ क्यों लगाए गए और यहाँ पर भी ये 43.9 लीटर को ml में कन्वर्ट क्यों किया गया है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे डोज है एक्चुअली मिलीग्राम में, ठीक है, और ये है हमें आंसर चाहिए माइक्रोग्राम पर ml में। तो हमने इस मिलीग्राम को दरअसल माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया। तो जब हमने 150 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइक्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया, यानी 150,000 माइक्रोग्राम, ये मिलीग्राम कन्वर्ट हो गया माइक्रोग्राम में। अच्छा, ये जो था लीटर था, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया 43.9 को, तो ये 43,900 ml में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अच्छा, 1.44 तो फार्मूला कांस्टेंट है। ये क्या है, टी हाफ यानी इतने आवर, 100% इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये क्या है, ये भी आवर है, तो आवर से आवर कैंसिल हो गए, बच गया माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, माइक्रोग्राम पर ml। आंसर इज 2.3 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आया 2.3 माइक्रोग्राम पर ml। एक मजे की बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम यहाँ पर ये जो डोज है इसको 150 रखते और ये माइक्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं करते, इसको 150 रखते, और इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी 43.9 ही रखते, यानी लीटर में रखते, यानी ये मिलीग्राम होता और ये लीटर होता। ये तो आवर है ही, इसकी कोई यूनिट नहीं है एफ की, और इस फॉर्मूले कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है, तो ये आवर कैंसिल हो गए। आंसर आता फिर हमारे पास मिलीग्राम पर लीटर, यानी सेम वैल्यू आती 2.3 मिलीग्राम पर लीटर, 2.3 मिलीग्राम पर लीटर, और मिलीग्राम 2.3 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 2.3 माइक्रोग्राम पर ml, क्योंकि अगर आपने मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, और नीचे जो लीटर है उसको जो है वो ml में कन्वर्ट करना है तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो 1000 आपस में कैंसिल हो गए, ये वाली वैल्यू एज इट इज रह गई। तो इसलिए आप चाहे लिखें 2.3 माइक्रोग्राम पर ml, आप चाहे लिखें 2.3 मिलीग्राम पर लीटर, दोनों जवाब आपके सही कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद आइए आप अकॉर्डिंग टू, एक और न्यूमेरिकल है, अकॉर्डिंग टू रिगेमे एट ऑल द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ टोब्रामाइसिन एंटीबायोटिक वाज रिपोर्टेड टू बी 2.15 आवर, ठीक है, यानी टी हाफ इसकी है 2.15 आवर, and the volume of distribution was reported to be 33.5% of the body weight. VD कितना है इसका, 33.5% of the body weight। अब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं।
अच्छा, पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द डोज फॉर एन 80 kg इंडिविजुअल। ये 80 kg इन्होंने इसलिए दिया हुआ है ताकि हम इस बॉडी वेट से इसका लीटर में वॉल्यूम ऑफ वीडी निकाल लें। इफ द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ ड्रग इज 2.5 माइक्रोग्राम पर ml इज डिजायर्ड, यानी अगर मुझे इस ड्रग के स्टेडी स्टेट यानी CP एवरेज कितनी चाहिए, 2.5 माइक्रोग्राम पर ml या 2.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि माइक्रोग्राम पर ml इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर। अज्यूम दैट द ड्रग इज गिवन बाय इंट्रावेनस बोलस इंजेक्शन। अब जब IV बोलस दी जा रही है तो F यानी बायो अवेलेबिलिटी भी 1 यानी 100% हो जाएगी। एंड इंजेक्शन इज गिवन एवरी 8 आवर, यानी टॉर की वैल्यू हो गई 8 आवर। सोल्यूशन, assuming the drug is 100% bioavailable as a result of IV injection, सेम फार्मूला लगाया 1.44 D नॉट T हाफ F VD टॉर। CP एवरेज कितनी है, यहाँ पे ये 2.5 गिवन है। ठीक है, सब अज्यूम करें कि हमने इसको मिलीग्राम पर लीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, या चलें यही माइक्रोग्राम पर ml लिखा हुआ है। 1.44 ये आ गया। D नॉट हमें पता करनी है इसलिए ये आ गया, क्योंकि पूछ रहा है ना व्हाट इज द डोज। ठीक है, अच्छा उसके बाद T हाफ क्या है, ये दी हुई है 2.15 आवर, ये आ गई 2.15। F की वैल्यू क्योंकि 100% बायो अवेलेबल है 1 आ गया। अब इधर आइए VD टॉर, VD एंड टॉर, टॉर क्या है 8 आवर, वो ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है 33.5%। ठीक है, इन्होंने क्या किया 33.5%, पहले परसेंट हटाने के लिए इसको 100 से डिवाइड किया, जिससे ये कन्वर्ट हो गया 0.335 पे। ठीक है, 33.5% को ये जब परसेंटेज हटाई तो इसको डिवाइड कर दिया 100 से, जिसकी वजह से ये वैल्यू हो गई 0.335। उसके बाद इसको इसके वेट से पेशेंट के 80 kg से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये आ जाएगा, जो भी 80 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही होगी, जैसा कि मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ 0.335, तो द आंसर इज 26.8 लीटर। यानी इसको 80 kg से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है आपके पास 26.8 लीटर। लेकिन क्योंकि ये आपका माइक्रोग्राम पर ml में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई फिर कर दिया ताकि ये लीटर कन्वर्ट हो जाए ml में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, ये वैल्यूज़ इधर ले गए, 2.5 से सब मल्टीप्लाई हो गई, ये नीचे आ गई ताकि D नॉट यहाँ रह जाए। और जब इसको कैलकुलेट किया तो ये निकल कर आ गया मेरे पास 173 मिलीग्राम। ठीक है, 173 मिलीग्राम। अच्छा, अब उसमें ये किया होगा इन्होंने कि देखें यहाँ पर अगर आप देखें ये तो है जो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ये तो है माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, ये हो गया ml, ये माइक्रोग्राम पर ml, ये ml। ठीक है, अच्छा ml हो गया, ये आवर हो गया, ये हो गया फार्मूला कांस्टेंट, ये हो गया आवर। ठीक है, तो अब इसको जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा होगा बेसिकली माइक्रोग्राम में, जो भी डोज आ रही होगी माइक्रोग्राम में, उसको 1000 से उन्होंने डिवाइड किया होगा ताकि ये आ जाए मिलीग्राम में। हम एक दफ़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 0.335 मल्टीप्लाई बाय 8 divided by 1.44 multiplied by 2.15. Now the answer is 173.1266 microgram। अच्छा जी, हाँ एक सेकंड, एक चीज़ तो मिस कर दी मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। नाउ द आंसर इज 173,126, यानी ये वैल्यू जो आ रही है कैलकुलेट होके आ रही है इस फॉर्मूले से 173,126, यानी 1,73,126 माइक्रोग्राम। अब जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा
तो ये हमारे पास वही 173.12 मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गई। तो ठीक है, ये जो आ रही है ठीक ठाक, यानी माइक्रोग्राम में वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके, और इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हर 8 घंटे से दे रहे हैं तो ये डोज हो गई, द डोज शुड बी 173 मिलीग्राम एवरी 8 आवर। इसके बाद है यहाँ पर द मैन्युफैक्चरर हैज सजेस्टेड दैट इन नॉर्मल केसेस tobramycin should be given at a rate of 1 milligram per kg every 8 hour. With this dosage regimen, what would be the average steady state level? ये मैन्युफैक्चरर कह रहा है, यानी इसके लीफलेट में मौजूद है कि वो ये कह रहा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में, यानी किडनी फंक्शन नॉर्मल है, तो आप डोज दें 1 मिलीग्राम पर केजी से हर 8 घंटे से, 1 मिलीग्राम पर केजी हर 8 घंटे से। तो इससे सीपी एवरेज कितना अचीव होगा वो पूछ रहा है। तो सीपी एवरेज इज इक्वल टू 1.44 इंटू 1 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, इंटू 1000 ताकि ये माइक्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, इंटू हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय 0.335 लीटर पर केजी इंटू 1000 ताकि ml में कन्वर्ट हो जाए, इंटू टॉर 8 आवर, ठीक है, क्योंकि ये डोज पर केजी में ली है तो ये भी लीटर पर केजी में लिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करके लेकर आए जब ये, तो ये आया 1.16 माइक्रोग्राम पर ml। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। Because the bactericidal concentration of an antibiotic varies with the organism involved in the infection, the prescribed dose may be changed. तो कंसंट्रेशन जो होती है एंटीबायोटिक की वो वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ और कंसंट्रेशन जो होती है वो बैक्टीरिसाइडल होती है, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ और हो सकती है, तो इसलिए ये वेरी कर सकती है। एनीवे, जो भी कंसंट्रेशन है विद सर्टेन एंटीबायोटिक्स द स्टेडी स्टेट पीक एंड ट्रफ लेवल्स आर समटाइम यूज एज थेराप्यूटिक इंडिकेटर्स। जो एंटीबायोटिक्स के लिए उसके स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, पीक लेवल और ट्रफ लेवल को यूज़ किया जाता है, यानी CPSS या CP एवरेज, CP मैक्स एंड CP मिन को टारगेट किया जाता है उनकी थेराप्यूटिक इंडिकेटर के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करें, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ टोब्रामाइसिन वॉज रिपोर्टेड टू बी अराउंड 4 to 5 माइक्रोग्राम पर ml फॉर द पीक लेवल, यानी CP मैक्स 4 से 5 माइक्रोग्राम पर ml, एंड अराउंड 2 माइक्रोग्राम पर ml फॉर द ट्रफ लेवल, यानी CP min, when given intramuscularly every 12 hours. Although peak and trough levels are frequently reported in clinical journal, these drug levels are only transitory in the body. क्यों? क्योंकि ट्रांजिटरी क्यों है, यानी टेम्पररी क्यों है कि पीक एंड ट्रफ लेवल्स आर लेस यूजफुल फार्माकोकाइनेटिक बिकॉज kinetically, because peak and trough levels fluctuate more and are usually reported less accurately than average plasma drug concentration. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, वेरी करते हैं, इस वजह से इनको जो है वो स्टैंडर्ड कंसिडर नहीं किया जाता है, बल्कि एवरेज कंसंट्रेशन को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन को, क्योंकि इनमें पीक और पीक में और ट्रफ लेवल में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे भी मैंने भी बताया था कि आप डोजिंग इंटरवल बढ़ाएंगे तो ये फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगी, डोजिंग इंटरवल कम करेंगे तो ये फ्लक्चुएशन कम हो जाएगी। When the average plasma drug concentration is used as a therapeutic indicator, an optimum dosing interval must be chosen. लिहाजा जब भी आप एवरेज कंसंट्रेशन को ले रहे हैं तो सबसे बेहतर और ऑप्टिमम डोजिंग इंटरवल चूज करना चाहिए। The dosing interval is usually set at approximately 1 to 2 elimination half lives of the drug unless the drug has a very narrow therapeutic index. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। Dosing interval is usually set at approximately 1 to 2 elimination half lives of the drug. कि अगर उसकी हाफ लाइफ जो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या मौजूद है। अगर जैसे 10 आवर है तो उस पर आप सेट कर लें उसका डोजेज रेजिमेन के एवरी 12 आवर, ठीक है, यानी या फिर 2 हाफ लाइफ पे वो डिपेंड करता है, ड्रग टू ड्रग ज़रा वेरी करता है। अगर नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होंगी तो फिर आप ये नहीं करेंगे, और जो अगर ब्रॉड यानी वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स होगी तो फिर आप 1 या 2 हाफ लाइफ को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गुंजाइश होती है। अच्छा, in this case the drug must be given in small doses more frequently by IV infusion, यानी उस केस में जिसमें ड्रग जो होगी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होगी उसमें तो आपने ये करना है स्मॉल डोजेज में देना है एंड मोर फ्रीक्वेंटली, यानी डोजिंग इंटरवल छोटा होना चाहिए, या फिर आप दें IV कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ताकि उसमें फ्लक्चुएशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत डेंजरस है नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग के लिए। Once the average plasma drug concentration is known, the overall daily drug exposure can be easily transformed and
रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व, और फिर उसके बाद उसके AUC से उसकी बायो अवेलेबिलिटी को भी डिटरमिन किया जा सकता है और ओवरऑल कंसंट्रेशन को भी कंसिडर किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द लेक्चर ऑफ टुडे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे with the new topic in the same chapter, that is effect of changing dose and dosing interval on CP max, CP min and CP average. Thank you very much.